अस्पताल के उस सफेद कमरे की खामोशी अब मुझे काटने को दौड़ती थी। ड्रिप से गिरती एक एक बूंद जैसे मेरी जिंदगी की बची कुची घड़ियों को गिन रही थी। आर्यन अब दफ्तर कम और अस्पताल में ज्यादा रहने लगा था। उसने मेरे केबिन के उस छोटे से डेस्क को अस्पताल के कोने में शिफ्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन उसे शायद एहसास नहीं था कि अब मुझे फाइलों की नहीं सांसों की जरूरत थी। उस सुबह जब सूरज की पहली किरण खिड़की से छनकर मेरे बिस्तर पर पड़ी तो मैंने देखा आर्यन वहीं बगल वाली कुर्सी पर सो रहा था। उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी और उसके हाथ में अभी भी मेरी वो पुरानी मेडिकल रिपोर्ट्स थीं। जैसे ही मेरी हल्की सी हलचल हुई उसकी नींद खुल गई। वो झटके से खड़ा हुआ और मेरे माथे पर हाथ रखा। बुखार कम है, लेकिन तुम बहुत पीली लग रही हो अनाया। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ, उसने घबराहट में कहा। मैंने उसका हाथ धीरे से हटा दिया। डॉक्टर से ज्यादा मुझे ताजी हवा की जरूरत है आर्यन। क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर ले जा सकते हो? उसने पहले मना किया, लेकिन मेरी आंखों में जमी हताशा देखकर वो मान गया। वो व्हीलचेयर लेकर आया और मुझे बड़े ही नाजुक तरीके से उठाकर उस पर बिठाया। वही हाथ जिन्होंने कुछ दिन पहले मुझे गुस्से में झकझोरा था, आज मुझे रेशम की तरह संभाल रहे थे। अस्पताल के बगीचे में ठंडी हवा चल रही थी। फूलों की खुशबू ने मेरे फेफड़ों को एक पल के लिए सुकून दिया। आर्यन मेरे पीछे खड़ा था। कुछ देर की खामोशी के बाद वो बोला, मैंने तुम्हारी बहन का सारा खर्चा उठा लिया है। उसे अब उस घर में रहने की जरूरत नहीं है। मैंने उसे एक अच्छे अपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया है। मैंने बिना पीछे मुड़े कहा, तुम ये सब पछतावे में कर रहे हो आर्यन, या सच में बदलना चाहते हो? वो मेरे सामने आकर घुटनों के बल बैठ गया। उसने मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में लिए। शुरुआत में शायद ये पछतावा ही था, लेकिन अब मुझे डर लगता है अनाया। मुझे डर लगता है कि जब मैं सुबह उठूंगा तो तुम यहाँ नहीं होगी। मुझे डर लगता है कि मैंने तुम्हें जो जख्म दिए हैं वे कभी नहीं भरेंगे। मैंने एक कड़वी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा। जख्म तो भर जाएंगे आर्यन, लेकिन वो निशान कभी नहीं जाते। याद है वो रात जब तुमने मेरी पानी की बोतल मेरी फाइलों पर गिराई थी? उस वक्त मुझे सिर्फ प्यास नहीं लगी थी, मेरा तुम पर से भरोसा भी टूट गया था। आर्यन की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने अपना सिर मेरी गोद में रख दिया। मुझे सजा दो अनाया, मुझे मारो, मुझे गाली दो, लेकिन प्लीज ये नफरत वाली खामोशी मत रखो। मैं चाहता हूं कि तुम ठीक हो जाओ ताकि मैं पूरी जिंदगी तुम्हारी गुलामी कर सकूं। तभी बगीचे में एक नर्स दौड़ती हुई आई। उसने आर्यन से कहा कि डॉक्टर उसे केबिन में बुला रहे हैं। आर्यन का चेहरा एकदम से सफेद पड़ गया। उसे शायद पता था कि खबरें अच्छी नहीं होंगी। वो मुझे वापस कमरे में छोड़कर डॉक्टर के पास चला गया। मैं कमरे में अकेली थी। मैंने मेज पर रखी अपनी दवाइयों की शीशी को देखा। अचानक मुझे दफ्तर की वो बातें याद आने लगीं। आर्यन ने सच में मुझे एक मैनेजर से वेटर बना दिया था। उसने मेरी काबिलियत का मजाक उड़ाया था। क्या एक इंसान सिर्फ इसलिए इतना गिर सकता है क्योंकि उसे कोई गलतफहमी थी? आधे घंटे बाद आर्यन वापस आया। उसके चलने की आवाज में वो पहले जैसी तेजी नहीं थी। वो कमरे में आया और बिना कुछ बोले खिड़की की तरफ पीठ करके खड़ा हो गया। उसके कंधे कांप रहे थे। मैंने धीरे से पूछा, डॉक्टर ने क्या कहा आर्यन? उसने पलटकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थीं। वे कह रहे हैं कि दवाइयां अब असर नहीं कर रही हैं। तुम्हें एक बहुत बड़े ऑपरेशन की जरूरत है, लेकिन तुम्हारा शरीर इतना कमजोर है कि शायद तुम उसे झेल न पाओ। मैंने शांति से सुना। मुझे पहले से ही पता था। मेरा शरीर मुझे हर रोज ये पैगाम दे रहा था। लेकिन आर्यन जैसे टूट गया था। वो पागलों की तरह फोन करने लगा, बड़े बड़े सर्जन से बात करने लगा, पैसों का लालच देने लगा। उसे लगा कि वो अपनी दौलत से मौत को भी खरीद लेगा। चुप हो जाओ आर्यन, मैंने चिल्लाकर कहा। वो रुक गया। पैसे सब कुछ नहीं होते। तुमने मेरी सैलरी काटी थी, याद है? तुमने मुझे सड़कों पर पैदल चलने पर मजबूर किया था। तब पैसे कहाँ थे? आज तुम लाखों खर्च करने को तैयार हो, लेकिन क्या तुम वो सुकून वापस ला सकते हो जो तुमने मुझसे छीन लिया? आर्यन मेरे पास आया और मेरे पैरों में गिर गया। मैं सब वापस लाऊंगा अनाया। मैं तुम्हें वो कंपनी दे दूंगा। मैं सड़कों पर भीख मांगूंगा। बस एक बार मुझे माफ कर दो। उसी वक्त कमरे का दरवाजा खुला और मेरी छोटी बहन अंदर आई। उसने आर्यन को इस हाल में देखा तो वो चौंक गई। उसे अभी तक पूरा सच नहीं पता था। मैंने उसे गले लगाया और आर्यन को बाहर जाने का इशारा किया। आर्यन बाहर गैलरी में खड़ा होकर शीशे से मुझे देखता रहा। वो देख रहा था कि कैसे मैं अपनी बहन के सामने मुस्कुराने का नाटक कर रही थी, जबकि अंदर से मेरा शरीर टूट रहा था। उसे एहसास हुआ कि उसने जिस औरत को लालची और कातिल समझा था, वो असल में एक फरिश्ता थी जो अपनी आखिरी सांस तक दूसरों के लिए जी रही थी। रात को जब सब चले गए तो आर्यन चुपके से मेरे कमरे में आया। उसने देखा कि मैं सो रही हूँ या सोने का नाटक कर रही हूँ। वो मेरे बिस्तर के पास फर्श पर ही बैठ गया। उसने मेरा हाथ पकड़कर उसे अपने गाल से सटा लिया। उसने धीमी आवाज में कहा, अनाया,
अगर तुम चली गई तो मैं इस नफरत भरी दुनिया में अकेला कैसे रहूंगा। मैंने तुम्हें अपना दुश्मन मानकर अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया था। अब जब तुम मेरी हमसफर बनने की कगार पर हो तो तुम मुझसे दूर जा रही हो। मैंने अपनी आंखें नहीं खोली, लेकिन मेरे तकिए पर एक आंसू गिर गया। ये चैप्टर हमारे बीच के उस हेट को लव में नहीं बल्कि एक पेनफुल बॉन्ड में बदल रहा था। आर्यन का टॉर्चर अब खत्म हो चुका था, लेकिन उसकी असली सजा अब शुरू हुई थी, मुझे धीरे धीरे अपनी आंखों के सामने खोते हुए देखने की सजा। अगले दिन सुबह आर्यन ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने कंपनी के बोर्ड मेंबर्स को बुलाया और सबके सामने अपनी गलती मानी। उसने ऐलान किया कि अनाया ही उस कंपनी की असली हकदार है। लेकिन जब वो ये सब कर रहा था, अस्पताल से उसे एक फोन आया। डॉक्टर की आवाज कंपी, मिस्टर आर्यन, जल्दी आइए, अनाया की हालत बहुत क्रिटिकल है। आर्यन के हाथ से फोन गिर गया। उसने अपनी कार की परवाह नहीं की, वह पागलों की तरह अस्पताल की तरफ भागा। उसे लग रहा था कि शायद वो बहुत देर कर चुका है। गलतफहमी का पर्दा तो हट चुका था, लेकिन क्या वक्त की सुइयां उसके लिए रुकेंगी? यह सवाल उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। अस्पताल की उस ठंडी गैलरी में दौड़ते हुए आर्यन को हर उस पल का हिसाब मिल रहा था जो उसने अनाया को तड़पाने में बिताया था। अस्पताल के उस शोर शराबे वाले गलियारे में आर्यन के जूतों की आवाजें गूंज रही थीं। उसका दम फूल रहा था और चेहरा पसीने से तरबतर था। उसे लग रहा था जैसे उसकी हर धड़कन उसे चिल्ला चिल्ला कर कह रही हो कि वो बहुत देर कर चुका है। जैसे ही वो मेरे कमरे के पास पहुंचा, उसने देखा कि डॉक्टरों की एक पूरी टीम अंदर बाहर भाग रही थी। एक नर्स बिजली की तेजी से डिफिब्रिलेटर मशीन लेकर अंदर गई। आर्यन ने अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन एक वार्ड बॉय ने उसे धक्का देकर बाहर कर दिया। सर, अभी अंदर मत आइए, स्थिति बहुत गंभीर है। आर्यन वहीं दीवार के सहारे फर्श पर बैठ गया। उसने अपने दोनों हाथों से अपना सिर थाम लिया। उसे याद आने लगा वो दिन जब उसने पहली बार मुझे दफ्तर के उस अंधेरे स्टोर रूम के पास बैठने का हुक्म दिया था। उसे याद आया कि कैसे उसने मेरी मेज पर धूल भरे कागजात फेंकते हुए कहा था कि तुम बस इसी गंदगी के लायक हो। आज उसे एहसास हो रहा था कि असली गंदगी उसके अपने मन में थी। करीब 1 घंटे बाद कमरे की लाल बत्ती बुझी। डॉक्टर बाहर निकले। उनके चेहरे पर एक अजीब सी थकावट थी। आर्यन झपट्टा मारकर उनके पास पहुंचा। डॉक्टर, वह ठीक है ना? प्लीज कहिए कि वो ठीक है। आर्यन की आवाज कांप रही थी। डॉक्टर ने एक लंबी सांस ली और कहा, हमने उसे फिलहाल स्टेबलाइज कर लिया है, लेकिन ये बस कुछ वक्त की राहत है। उसके अंदर जीने की इच्छा खत्म होती जा रही है मिस्टर आर्यन। दवाइयां अपना काम कर सकती हैं, लेकिन जब मरीज खुद ही हार मान ले तो विज्ञान भी घुटने टेक देता है। आर्यन ने धीरे से कमरे का दरवाजा खोला। मैं वहां लेटी हुई थी। मेरे चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा था और शरीर के चारों तरफ मशीनों के तार लिपटे हुए थे। मैं बहुत ही बेजान और छोटी लग रही थी, जैसे कोई मुरझाया हुआ फूल। आर्यन मेरे पास आया और उसने बहुत ही कोमलता से मेरा हाथ अपने हाथ में लिया। उसे डर था कि अगर उसने थोड़ा भी जोर लगाया तो मैं कांच की तरह टूट जाऊंगी। अनाया, वह फुसफुसाया, मैं जानता हूं तुम मुझे सुन सकती हो। तुम हार नहीं मान सकती। अभी तो मुझे तुम्हें दुनिया की हर खुशी देनी है। मुझे वो हर एक आंसू वापस लेना है जो मेरी वजह से तुम्हारी आंखों से गिरा। मैंने अपनी पलकें बहुत मुश्किल से खोली। मास्क के अंदर मेरी सांसें भारी थीं। मैंने आर्यन की तरफ देखा। उसकी आंखों में जो पछतावा और प्यार था वो इतना गहरा था कि मुझे डरा रहा था। मैंने धीरे से अपना हाथ उसके हाथ से खींचने की कोशिश की। मत करो आर्यन। मेरी आवाज इतनी धीमी थी कि उसे सुनने के लिए आर्यन को मेरे होठों के करीब आना पड़ा। ये रहम मुझे और ज्यादा तकलीफ दे रहा है। तुम मुझसे नफरत करते हुए ही अच्छे लगते थे। आर्यन ने अपना सिर मेरे हाथ पर टिका दिया। वो नफरत नहीं थी अनाया, वो मेरा अंधापन था। मैं अपनी खुद की तकलीफ में इतना डूब गया था कि मैंने ये भी नहीं देखा कि जिसे मैं गुनहगार समझ रहा हूं वही मेरा सबसे बड़ा सहारा थी। प्लीज मुझे एक मौका दो। अगले कुछ दिन आर्यन ने अस्पताल को ही अपना घर बना लिया। वो खुद मेरे पैर दबाता, मेरे बालों में कंघी करता और मुझे अपने हाथों से सूप पिलाने की कोशिश करता। उसने दफ्तर का सारा काम लैपटॉप पर अस्पताल के कमरे से ही करना शुरू कर दिया था। स्टाफ के लोग उसे इस हाल में देखकर दंग थे। जो सख्त और क्रूर बॉस कल तक लोगों को छोटी सी गलती पर निकाल देता था, आज वो एक बीमार औरत के सामने किसी बच्चे की तरह गिड़गिड़ा रहा था। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब आर्यन की मां अस्पताल पहुंची। उन्हें जब पता चला कि आर्यन उस लड़की की सेवा कर रहा है जिसे वे अपने परिवार की बर्बादी का कारण मानती थीं, तो वे आग बबूला हो गईं। उन्होंने आर्यन का हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर खींच लिया। ये क्या पागलपन है आर्यन? तुम इस औरत के पैरों में बैठे हो? भूल गए इसने हमारे साथ क्या किया था? आर्यन ने अपनी माँ का हाथ बहुत ही मजबूती से लेकिन इज्जत के साथ हटाया। माँ, हमने जो सच सुना था वो आधा था। अनाया ने हमें बर्बाद नहीं किया,
बल्कि हमें बचाने के लिए खुद को बर्बाद कर लिया। मेरे पास उन सब वकीलों के बिल और रसीदें हैं जो उसने हमारे लिए भरे थे। उसकी माँ चौंक गईं। क्या? पर उस वक्त तो सब कह रहे थे कि वो गवाह बन गई है। सब गलत कह रहे थे माँ। आर्यन की आवाज़ अब भारी हो गई थी। उसने गवाही मेरे पिता के खिलाफ नहीं, बल्कि उस असली गुनहगार के खिलाफ दी थी जिसे हम अपना दोस्त समझते थे। लेकिन उस वक्त हम इतने गुस्से में थे कि हमने कभी उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया। और मैंने तो उसे सड़कों पर पैदल चलाया, उसे भूखा रखा, उसे ऑफिस में सबके सामने जलील किया। आर्यन की माँ की आंखों में भी आंसू आ गए। वे कमरे के अंदर आईं और मुझे सोते हुए देखा। उन्होंने मेरे माथे को छुआ और धीरे से कहा, हमें माफ कर देना बेटी। उस रात जब अस्पताल में सब सो रहे थे, मुझे फिर से वही सीने का दर्द महसूस हुआ। लेकिन इस बार वो अलग था। मुझे महसूस हो रहा था कि मेरा अंत बहुत करीब है। मैंने आर्यन को जगाया। आर्यन, सुनो। आर्यन तुरंत उठ गया। क्या हुआ? दर्द हो रहा है? मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। नहीं, रुक जाओ। मैंने उसका हाथ पकड़ा। मुझे अब डॉक्टर की नहीं, तुम्हारी सच सुनने की जरूरत है। क्या तुम मुझे सच में प्यार करते हो या ये सिर्फ तुम्हारा पछतावा है जो तुम्हें मेरे पास खींच लाया है? आर्यन रुक गया। उसने मेरी आंखों में सीधे देखा। शुरुआत में मुझे लगा था कि ये सिर्फ पछतावा है, लेकिन जब मैंने तुम्हें उस रात पार्क में मरते हुए देखा, तब मुझे एहसास हुआ कि अगर तुम चली गई तो मेरा वजूद भी खत्म हो जाएगा। मैंने नफरत भी सिर्फ तुमसे की थी, क्योंकि मैं तुम्हें कभी भुला ही नहीं पाया था। अनाया, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी सकता। मैंने एक लंबी सांस ली। तो फिर मुझे एक वादा करो, अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम मेरी बहन का ख्याल रखोगे। उसे कभी ये महसूस नहीं होने दोगे कि वह अनाथ है। आर्यन ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, मैं वादा करता हूँ, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होगा। हम साथ में एक नई शुरुआत करेंगे। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। उसी रात मेरी हालत फिर से बिगड़ने लगी। मुझे आईसीयू में शिफ्ट किया गया। आर्यन बाहर गैलरी में पागलों की तरह टहल रहा था। उसे एहसास हो रहा था कि गलतफहमी दूर तो हो गई थी, प्यार का इजहार भी हो गया था, लेकिन क्या वक्त उसके पास इतना था कि वो अपनी गलतियों को सुधार सके? इस छठे चैप्टर ने नफरत की दीवार को तो पूरी तरह गिरा दिया था, लेकिन अब हमारे सामने मौत की वो दीवार खड़ी थी जिसे पार करना किसी के बस में नहीं था। आर्यन का प्यार अब उसकी सबसे बड़ी ताकत और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका था। वो उस मैनेजर को फिर से टॉर्चर करना चाहता था, लेकिन इस बार प्यार और दुलार से, पर शायद उसे अब कभी वो मौका नहीं मिलने वाला था। अस्पताल की मशीनों का शोर बढ़ता जा रहा था और मेरी धड़कनें धीरे धीरे शांत हो रही थीं। आईसीयू की उन नीली और ठंडी लाइटों के बीच मेरा दम घुट रहा था। मशीनों की बीप बीप की आवाज़ मेरे कानों में किसी मातम के संगीत की तरह गूंज रही थी। मैंने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की तो देखा कि शीशे के उस पार आर्यन खड़ा था। उसकी हालत देखकर कोई कह नहीं सकता था कि ये वही आलीशान ऑफिस का मालिक है। उसके बाल बिखरे हुए थे, शर्ट की आस्तीनें मुड़ी हुई थीं और उसकी आंखों के नीचे काले घेरे साफ बता रहे थे कि वो कई रातों से सोया नहीं है। जैसे ही हमारी नजरें मिली, उसने शीशे पर अपना हाथ रखा। उसके होंठ कुछ बुदबुदा रहे थे, शायद वो कह रहा था, हार मत मानना। लेकिन मेरा शरीर अब मेरा साथ छोड़ चुका था। वो टॉर्चर जो उसने दफ्तर में शुरू किया था, अब मेरी नसों में जहर बनकर दौड़ रहा था। डॉक्टर अंदर आए और उन्होंने आर्यन को दूर हटने का इशारा किया। उन्होंने मुझे एक और इंजेक्शन दिया जिससे मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। अगले दिन मुझे वापस वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन डॉक्टर ने आर्यन को साफ कह दिया था कि अब सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। आर्यन कमरे में आया। उसके हाथ में एक छोटा सा बक्सा था। वो मेरे पास बैठा और मेरा हाथ अपने गाल से सटा लिया। अनाया, देखो मैं क्या लाया हूँ। उसने बक्सा खोला। अंदर एक पुरानी घिसी हुई अंगूठी थी। याद है कॉलेज का वो आखिरी दिन? मैंने ये तुम्हारे लिए ली थी, पर उस दिन सब कुछ खत्म हो गया था। मैंने इसे कभी फेंका नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि एक दिन मैं इसे तुम्हारी उंगली में जरूर पहनाऊंगा। मैंने उसे रोकने की कोशिश की। आर्यन, ये सब अब बहुत देर हो चुकी है। ये अंगूठी अब मेरे कांपते हाथों पर अच्छी नहीं लगेगी। उसने बिना मेरी बात सुने अंगूठी निकाली और उसे मेरी उंगली में पहना दिया। देर कभी नहीं होती। तुम ठीक हो रही हो। मैंने लंदन के सबसे बड़े डॉक्टर से बात की है, वे कल यहाँ पहुंच रहे हैं। तुम बस हिम्मत मत हारो। उसी वक्त दफ्तर से एक फोन आया। आर्यन का चेहरा सख्त हो गया। वो फोन लेकर बाहर गया। मुझे पता चला कि कंपनी में कुछ लोग उसकी इस गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर उसे पद से हटाने की साजिश रच रहे थे। जब वो वापस आया तो मैंने उससे कहा कि आर्यन, तुम्हें ऑफिस जाना चाहिए। तुम मेरी वजह से सब कुछ बर्बाद नहीं कर सकते। वो हंसा, एक ऐसी हंसी जिसमें बहुत दर्द था। बर्बाद? अनाया, मैंने असली बर्बादी तो तब देखी जब तुम उस पार्क की बेंच पर खून से लथपथ पड़ी थीं। ये कुर्सियां, ये दौलत, ये सब तुम्हारे सामने मिट्टी हैं।
अगर तुम नहीं रही तो मैं उस ऑफिस का क्या करूंगा। लेकिन अगले ही पल नफरत का एक नया चेहरा सामने आया। आर्यन का सौतेला भाई विक्रम अस्पताल आया। विक्रम ही वो इंसान था जिसने आर्यन के कान भरे थे और सारी गलतफहमी पैदा की थी। वो कमरे में दाखिल हुआ और उसकी आंखों में वही पुरानी चालबाजी थी। अरे भाई, तुम यहाँ एक मामूली मैनेजर के लिए अपना साम्राज्य लुटा रहे हो? पिताजी की आत्मा को क्या जवाब दोगे? विक्रम ने तंज कसते हुए कहा। आर्यन खड़ा हुआ और उसने विक्रम का कॉलर पकड़कर उसे दीवार से सटा दिया। जबान बंद रखो विक्रम, मुझे सब पता चल गया है। वो गवाह जो तुमने गायब किया था वो मिल गया है। जिस दिन अनाया ठीक होकर घर आएगी उस दिन तुम जेल की सलाखों के पीछे होगे। विक्रम हंसा और मेरी तरफ इशारा किया। ठीक होकर? भाई, इसकी हालत देखो, ये कल का सूरज नहीं देख पाएगी। तुम एक लाश के पीछे अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो। आर्यन ने उसे एक जोरदार मुक्का मारा और उसे कमरे से बाहर फेंक दिया। लेकिन विक्रम के शब्दों ने मुझ पर गहरा असर किया। क्या मैं वाकई एक लाश बन चुकी थी? मैंने आईने में अपनी शक्ल देखी। मेरी खूबसूरती, मेरा गौरव, मेरी मेहनत, सब कुछ इस नफरत की आग में भस्म हो गया था। शाम को आर्यन ने जिद की कि वो मुझे व्हीलचेयर पर अस्पताल की छत पर ले जाएगा। हवा बहुत ठंडी थी, लेकिन उसने मुझे अपने कीमती ओवरकोट में लपेट लिया था। हम दोनों डूबते हुए सूरज को देख रहे थे। अनाया, उसने धीरे से कहा, जब हम पहली बार मिले थे तो तुमने कहा था कि तुम्हें आसमान में उड़ते परिंदे बहुत पसंद हैं क्योंकि वे कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते। मैं भी अब पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहता। मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हारी उड़ने की चाहत को बेड़ियां बना दिया। मैंने उसका कंधा पकड़ा और अपना सिर उस पर टिका दिया। आर्यन, नफरत करना आसान होता है लेकिन माफी देना बहुत मुश्किल। मैंने तुम्हें बहुत पहले माफ कर दिया था, शायद उसी दिन जब तुमने पहली बार मुझे डांटा था, क्योंकि तुम्हारी डांट में भी मुझे वही पुराना आर्यन दिखता था जो दुनिया से लड़ना जानता था। तभी मेरी नाक से फिर से खून बहने लगा। आर्यन घबरा गया। उसने अपने रुमाल से उसे पोंछा, लेकिन इस बार खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसके सफेद रुमाल पर फैलता हुआ लाल रंग देखकर वो पागलों की तरह डॉक्टरों को बुलाने लगा। डॉक्टर, डॉक्टर, देखिए इसे क्या हो रहा है? वह चिल्ला रहा था। मुझे धुंधला दिखाई दे रहा था। मुझे लगा जैसे ठंडी हवा ने मुझे अपनी आगोश में ले लिया है। आर्यन मुझे अपनी बाहों में उठाकर सीढ़ियों की तरफ भागा क्योंकि लिफ्ट फंसी हुई थी। वो चिल्ला रहा था, रो रहा था और भगवान से मेरी जिंदगी की भीख मांग रहा था। हॉस्पिटल के स्टाफ ने मुझे स्ट्रेचर पर लिटाया और ऑपरेशन थिएटर की तरफ ले जाने लगे। आर्यन का हाथ मेरे हाथ में था। उसने मेरा हाथ तब तक नहीं छोड़ा जब तक दरवाजे बंद नहीं हो गए। अनाया, मेरी तरफ देखो, तुम्हें वापस आना होगा। तुम मुझे इस पछतावे के साथ अकेले नहीं छोड़ सकती। उसकी ये आखिरी आवाज थी जो मैंने सुनी। ऑपरेशन थिएटर की लाइट जली और फिर चारों तरफ अंधेरा छा गया। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं उस दफ्तर के स्टोर रूम से बाहर निकलकर एक ऐसी जगह जा रही हूं जहां ना कोई काम का बोझ है, ना कोई बीमारी और ना ही कोई आर्यन। लेकिन दिल के किसी कोने में एक कसक थी, वो अंगूठी जो मेरी उंगली में अब ढीली पड़ गई थी। डॉक्टरों ने अंदर अपनी कोशिशें शुरू कर दीं। बाहर आर्यन फर्श पर बैठकर उन खून के निशानों को देख रहा था जो उसके कोट पर लगे थे। उसे एहसास हो रहा था कि ये खून उस औरत का है जिसे उसने सताया था, जिसे उसने रुलाया था, और आज वही खून उसकी जिंदगी की आखिरी उम्मीद था। इस 7वें चैप्टर ने हमें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां प्यार तो था पर समय खत्म हो रहा था। क्या आर्यन का यह पछतावा मुझे मौत के मुंह से वापस ला पाएगा, या फिर मेरी कहानी का अंत इसी लाल रंग के साथ खत्म हो जाएगा? अस्पताल की उस भारी खामोशी में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या माफी जिंदगी दे सकती है? ऑपरेशन थिएटर के भारी दरवाजे जब मेरे सामने बंद हुए तो ऐसा लगा जैसे दुनिया के सारे शोर थम गए हैं। अंदर सिर्फ मशीनों की ठंडी और डरावनी खामोशी थी। डॉक्टर और नर्सें मास्क लगाए किसी साए की तरह मेरे इर्द गिर्द घूम रहे थे। मुझे एनेस्थीसिया दिया जा रहा था और जैसे जैसे वो दवा मेरी रगों में फैल रही थी मेरी चेतना धुंधली होने लगी। मेरी आखिरी सोच उस अंगूठी के बारे में थी जो आर्यन ने मुझे पहनाई थी। क्या वो मेरी उंगली में ही रहेगी या उसे उतारकर किसी लिफाफे में रख दिया जाएगा? बाहर की दुनिया का हाल मुझे नहीं पता था, लेकिन आर्यन के लिए वो गलियारा एक नरक बन चुका था। वो ऑपरेशन थिएटर के बाहर लगे उस लाल बल्ब को एकटक देख रहा था। उसे लग रहा था जैसे वो बल्ब नहीं, उसका अपना दिल जल रहा है। हर बीतता मिनट उसे दफ्तर के उस 1 घंटे की याद दिला रहा था जब उसने मुझे बिना पानी पिए काम करने पर मजबूर किया था। साहब, कुछ खा लीजिए, आप कल से भूखे हैं, उसके वफादार ड्राइवर ने पास आकर कहा। आर्यन ने उसे अपनी लाल और सूजी हुई आंखों से देखा। खाना? किस मुंह से खाऊं? जब उसे भूख लगी थी तो मैंने उसे फाइलें खिलाई थीं। जब उसे प्यास लगी थी तो मैंने उसकी पानी की बोतल फर्श पर उड़ेल दी थी।
आज अगर मैं कुछ भी खाऊंगा तो मुझे ऐसा लगेगा जैसे मैं उसका मांस खा रहा हूं। विक्रम, जो अभी भी अस्पताल में ही कहीं छिपा था, ने एक और चाल चली। उसने आर्यन के खिलाफ बोर्ड मेंबर्स को भड़काकर कंपनी में इमरजेंसी मीटिंग बुलवा ली थी। आर्यन के पास एक मैसेज आया, अगर तुम अगले 1 घंटे में ऑफिस नहीं पहुंचे तो तुम्हें सीईओ के पद से हटा दिया जाएगा। आर्यन ने फोन की स्क्रीन देखी और एक ठंडी मुस्कान उसके चेहरे पर आई। उसने फोन वहीं फर्श पर पटक दिया और अपने जूतों से उसे चकनाचूर कर दिया। ले जाओ मेरी दौलत, ले जाओ वो कुर्सी, मुझे सिर्फ मेरी अनाया चाहिए, वो बुदबुदाया। तभी ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। एक डॉक्टर बाहर आए, उनके एप्रन पर खून के छींटे थे। आर्यन की सांसें अटक गईं। वो भागकर डॉक्टर के पास पहुंचा, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकली। मिस्टर आर्यन, स्थिति बहुत पेचीदा है। ब्लीडिंग रुक नहीं रही है। हमें तुरंत ओ नेगेटिव खून की जरूरत है और हमारा स्टॉक खत्म हो गया है। शहर में भारी बारिश की वजह से ब्लड बैंक से सप्लाई आने में समय लग रहा है। आर्यन का चेहरा सफेद पड़ गया। मेरा खून ले लीजिए, मेरा ओ नेगेटिव है। डॉक्टर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। आप बहुत कमजोर लग रहे हैं, आपने कई दिनों से खाया पिया नहीं है। खून देना आपकी जान के लिए भी खतरनाक हो सकता है। मेरी जान की परवाह मत कीजिए डॉक्टर, अगर वो नहीं रही तो मेरी जान का मैं क्या करूंगा। अभी चलिए, आर्यन चिल्लाया। उसे तुरंत बगल के कमरे में ले जाया गया। जब नर्स ने उसकी नस में सुई चुभाई तो आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे महसूस हो रहा था कि उसका खून एक नली के जरिए मेरी तरफ बढ़ रहा है। उसे एक अजीब सा सुकून मिला। चलो, कम से कम आज उसकी नफरत से भरा खून मेरी रगों में जाकर मुझे जिंदगी तो देगा। इधर मेरी रूह एक अंधेरी सुरंग में भटक रही थी। मुझे दफ्तर का वो केबिन दिख रहा था जहां आर्यन खड़ा मुझ पर चिल्ला रहा था। फिर मुझे वह पार्क दिखा जहां मैं अकेली पड़ी थी। अचानक मुझे आर्यन की आवाज सुनाई दी। वो रो रहा था और मेरा नाम पुकार रहा था। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि मेरी रूह कांप गई। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे वापस खींच रहा है। ऑपरेशन थिएटर में हलचल बढ़ गई। मशीनों ने संकेत दिया कि मेरी धड़कनें वापस लौट रही हैं। डॉक्टर हैरान थे। जिस मरीज ने उम्मीद छोड़ दी थी वो अचानक संघर्ष करने लगी थी। 4 घंटे बाद ऑपरेशन खत्म हुआ। डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने आर्यन को थम्स अप दिया। आर्यन, जो खून देने की वजह से खुद बेहोश होने वाला था, की आंखों में चमक लौट आई। वो ठीक है? उसने लड़खड़ाते हुए पूछा। हाँ, वह खतरे से बाहर है, लेकिन अभी उसे होश आने में समय लगेगा, डॉक्टर ने कहा। आर्यन को मेरे बगल वाले बेड पर ही लिटा दिया गया क्योंकि उसकी हालत भी नाजुक थी। जब मुझे थोड़ा सा होश आया तो मैंने अपनी गर्दन घुमाकर देखा। बगल वाले बेड पर आर्यन लेटा था, उसके हाथ में पट्टी बंधी थी। वो सो रहा था, लेकिन नींद में भी उसने मेरा हाथ पकड़ रखा था। मैंने देखा कि कमरे के बाहर विक्रम और पुलिस खड़े थे। शायद आर्यन ने जाने से पहले अपना काम पूरा कर दिया था। विक्रम को उसकी धोखाधड़ी के लिए गिरफ्तार कर लिया गया था। नफरत का वो आखिरी मोहरा भी अब गिर चुका था। रात के सन्नाटे में जब सिर्फ मशीनों की आवाज आ रही थी, आर्यन की आंख खुली। उसने देखा कि मैं उसे देख रही हूं। अनाया, वो धीरे से बोला, तुमने अपना खून दिया मुझे? मैंने सूखी आवाज में पूछा। वो मुस्कुराया, उसकी आंखों में पछतावा और प्यार दोनों थे। हाँ, ताकि अब तुम्हारी रगों में मेरी नफरत नहीं, मेरा प्यार दौड़े। अब हम बराबर हैं अनाया। मैंने तुम्हें दर्द दिया तो आज मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा भी दिया है। मैंने अपना हाथ उसके हाथ पर रखा। आर्यन, तुमने मेरी सैलरी काटी थी, याद है? अब वो ब्याज समेत वापस चाहिए। वो हंसा और पहली बार उसकी हंसी में कोई बोझ नहीं था। पूरी कंपनी तुम्हारी है और मैं तुम्हारा सबसे वफादार नौकर। लेकिन यह सुखद अंत नहीं था। मेरी बीमारी अभी भी अंदर ही अंदर मुझ पर हमला कर रही थी। डॉक्टर ने आर्यन को अकेले में बुलाकर बताया कि ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन कैंसर की कोशिकाएं फैल चुकी हैं। उसे शायद कुछ ही महीने और मिले थे। आर्यन जब वापस कमरे में आया तो उसने अपनी आंखों के आंसू छुपा लिए। उसने मेरे माथे को चूमा और कहा, अनाया, हम कल ही यहाँ से डिस्चार्ज होकर स्विट्जरलैंड जाएंगे। तुम्हें वो पहाड़ पसंद थे ना? हम अपनी पूरी जिंदगी उन कुछ महीनों में जी लेंगे। मुझे पता था कि वो झूठ बोल रहा है और उसे पता था कि मुझे सच मालूम है, लेकिन उस पल में हम दोनों ने एक दूसरे को उस गलत फहमी और टॉर्चर से आज़ाद कर दिया था। ये 8वां चैप्टर हमें एक ऐसी राहत दे रहा था जो तूफान से पहले की शांति जैसी थी। हमने एक दूसरे को पा लिया था, लेकिन वक्त हमें खोने की तैयारी कर रहा था। अस्पताल की उस रात में हमारे बीच कोई मैनेजर नहीं था, कोई सीईओ नहीं था, बस 2 टूटे हुए इंसान थे जो एक दूसरे को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। अस्पताल की उन सफेद दीवारों के बीच बिताए दिन अब ढलने लगे थे, लेकिन मेरे अंदर का अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। आर्यन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी मुझे दुनिया के बेहतरीन इलाज दिलाने में, लेकिन हकीकत किसी पत्थर की लकीर की तरह साफ थी।
मेरा शरीर अब हार मान चुका था। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि अब कोई भी सर्जरी या दवा सिर्फ कुछ दिनों की मेहमाननवाजी बढ़ा सकती है, जिंदगी नहीं। जब हम अस्पताल से घर वापस आए तो आर्यन ने मेरे पुराने छोटे से घर को फूलों से भर दिया था। उसने मेरी छोटी बहन के लिए एक बेहतरीन स्कूल का इंतजाम कर दिया और घर में हर उस चीज की भरमार कर दी जिसकी मैंने कभी सिर्फ कल्पना की थी। लेकिन इन सब खुशियों के बीच एक भारीपन था। आर्यन हर वक्त मेरे साये की तरह मेरे साथ रहता। वो खुद मुझे गोद में उठाकर बिस्तर से बालकनी तक ले जाता, खुद अपने हाथों से मुझे सूप पिलाता और घंटों मेरे पैरों की मालिश करता। एक शाम जब आसमान का रंग गहरा संतरी हो रहा था, मैं बालकनी में बैठी डूबते सूरज को देख रही थी। आर्यन पीछे से आया और उसने मेरे कंधों पर एक रेशमी शॉल ओढ़ा दी। अनाया, मैंने कल के लिए टिकट्स बुक कर ली हैं। हम पेरिस जा रहे हैं। तुम्हें वहां की गलियां और वो पुरानी पेंटिंग्स देखनी थी ना? हम वहीं रहेंगे, उसने बड़े उत्साह से कहा। मैंने मुड़कर उसकी आंखों में देखा। उन आंखों में एक अजीब सी छटपटाहट थी, जैसे वो वक्त को अपनी मुट्ठी में कैद कर लेना चाहता हो। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठाया। आर्यन, भागना बंद करो। हम मौत से नहीं भाग सकते। पेरिस हो या ये बालकनी, मेरा वक्त खत्म हो रहा है। तुम ये सब पछतावे में कर रहे हो या सच में मेरे साथ ये पल जीना चाहते हो? मेरी आवाज में एक अजीब सी शांति थी। आर्यन की आंखों में आंसू भर आए। वो मेरे पैरों के पास फर्श पर बैठ गया और अपना सिर मेरी गोद में रख दिया। मैं डरता हूं अनाया। मुझे लगता है कि अगर मैं एक पल के लिए भी रुका तो तुम धुएं की तरह उड़ जाओगी। मुझे माफ कर दो कि मैंने अपनी नफरत में तुम्हारे वो साल बर्बाद कर दिए जब तुम मुस्कुरा सकती थीं। मैंने उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है आर्यन, लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं आज पूरी तरह ठीक होती तो क्या तुम मुझे वही पुराना सम्मान दे पाते? या मैं आज भी तुम्हारे लिए वही बेबस मैनेजर होती जिसे तुम जलील करना अपना हक समझते थे? आर्यन ने सिर उठाकर मेरी तरफ देखा। नहीं अनाया, तुमने मुझे इंसान बनाया है। उस दफ्तर की चकाचौंध में मैं अंधा हो गया था। मुझे लगा था कि पैसा और पावर ही सब कुछ है, लेकिन जब मैंने तुम्हें उस रात बारिश में भीगते हुए काम करते देखा था, तब भी मेरा दिल चीख रहा था कि मैं तुम्हें रोक लूं, पर मेरा अहंकार बहुत बड़ा था। अगले ही दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने पुराने घावों को फिर से हरा कर दिया। दफ्तर से कुछ कानूनी कागजात आए थे। विक्रम ने जेल से ही एक आखिरी चाल चली थी। उसने कंपनी के पुराने रिकॉर्ड्स में कुछ ऐसी हेराफेरी की थी जिससे ये साबित हो सके कि अनाया ने वाकई आर्यन के पिता के साथ धोखाधड़ी की थी। हालांकि ये झूठ था, लेकिन पुलिस को जांच के लिए आना पड़ा। जब पुलिस हमारे घर पहुंची तो आर्यन का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने उन पुलिस वालों को घर से बाहर निकालने की कोशिश की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि उसकी हालत क्या है? आर्यन चिल्ला रहा था। लेकिन पुलिस के पास वारंट था। मैं कमरे के अंदर से ये सब सुन रही थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और सांस लेने में तकलीफ होने लगी। मुझे लगा जैसे वही पुराना टॉर्चर फिर से शुरू हो गया है। मैं लड़खड़ाते हुए बाहर आई। आर्यन, शांत हो जाओ, मैंने दीवार का सहारा लेते हुए कहा। पुलिस ऑफिसर ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में हमदर्दी थी, लेकिन कानून अपना काम कर रहा था। मैम, हमें बस आपसे कुछ सवाल पूछने हैं और आपके हस्ताक्षर चाहिए। आर्यन ने उन कागजों को झपट लिया और उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। कोई हस्ताक्षर नहीं होंगे। जाओ और अपने उस मालिक विक्रम से कहो कि आर्यन मल्होत्रा अभी जिंदा है। अगर मेरी पत्नी को किसी ने छुआ भी तो मैं पूरी दुनिया जला दूंगा। पत्नी? उसने पहली बार सबके सामने मुझे ये दर्जा दिया था। उन पुलिस वालों के जाने के बाद आर्यन मेरे पास आया और मुझे कसकर पकड़ लिया। वो कांप रहा था। अनाया, मैं तुम्हें फिर से उस नरक में नहीं जाने दूंगा। मैं सब ठीक कर दूंगा। लेकिन उस तनाव ने मेरा काम तमाम कर दिया था। उस रात मेरी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि मुझे खून की उल्टियां होने लगीं। आर्यन पागलों की तरह कमरे में इधर उधर भाग रहा था। उसने डॉक्टर को बुलाया, लेकिन डॉक्टर ने बस अपना सिर हिला दिया। मिस्टर आर्यन, इंटरनल ब्लीडिंग बहुत ज्यादा है। अब हॉस्पिटल ले जाने का भी कोई फायदा नहीं होगा। इन्हें शांति से रहने दीजिए, डॉक्टर ने धीमी आवाज में कहा। आर्यन वहीं जम गया। उसने डॉक्टर को बाहर जाने का इशारा किया। कमरे में सिर्फ एक मध्यम सी रोशनी जल रही थी। आर्यन मेरे पास बिस्तर पर लेट गया और मुझे अपनी बाहों में समेट लिया। सुनो आर्यन, मैंने बहुत मुश्किल से कहा। दफ्तर के उस स्टोर रूम वाली मेज पर मैंने एक डायरी छोड़ी थी। उसे पढ़ना। उसमें मैंने वो सारी बातें लिखी हैं जो मैं तुम्हें कभी कह नहीं पाई। चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हम कल पेरिस जा रहे हैं, याद है ना? वो रो रहा था। उसके आंसू मेरे गालों पर गिर रहे थे। मैंने मुस्कुराकर उसकी आंखों में देखा। पेरिस बहुत खूबसूरत होगा, पर शायद मेरे बिना। मेरी बहन का ख्याल रखना आर्यन। और हाँ, उस मैनेजर को कभी मत भूलना जिसने तुम्हारी हर नफरत को प्यार से सहा। मेरी आंखें भारी होने लगी थीं।
आर्यन मुझे चूम रहा था, मुझे पुकार रहा था, मुझसे भीख मांग रहा था कि मैं उसे छोड़कर न जाऊं। लेकिन मुझे अब कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था, न वो कैंसर का दर्द, न ही उन दिनों का टॉर्चर जब वो मुझ पर चिल्लाता था। मुझे बस एक सुकून महसूस हो रहा था, जैसे कोई बहुत लंबी शिफ्ट खत्म करके मैं घर जा रही हूं। कमरे में पसरा हुआ सन्नाटा इतना भारी था कि आर्यन की अपनी सांसें उसे शोर की तरह लग रही थीं। वो अब भी बिस्तर पर उसी तरह लेटा था जैसे एक पल पहले था, अनाया को अपनी बाहों में भींचे हुए। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो हाथ अभी कुछ देर पहले उसकी शर्ट को मजबूती से पकड़े हुए थे, वे अब बेजान होकर चादर पर गिर चुके हैं। अनाया की आंखों में अब भी एक हल्की सी चमक बाकी थी, लेकिन उनमें वो रूह नहीं थी जो आर्यन की हर डांट को खामोशी से सह लेती थी। आर्यन ने अनाया के ठंडे पड़ चुके माथे को चूमा और फुसफुसाया, उठो ना अनाया, पेरिस की टिकट्स मेज पर रखी हैं। तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? अभी तो मैंने तुम्हें बताया भी नहीं कि मैं तुमसे कितनी माफी मांगना चाहता हूँ। लेकिन जवाब में सिर्फ कमरे की घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। आर्यन की आंखों से आंसू नहीं गिर रहे थे, क्योंकि शायद उसका दिल पत्थर का हो चुका था। वो धीरे से उठा और लड़खड़ाते कदमों से हॉल की तरफ गया। वहां मेज पर वही पुरानी फाइलें रखी थीं जिन्हें उसने दफ्तर में अनाया के मुंह पर मारा था। आज वही फाइलें उसके लिए किसी पवित्र किताब की तरह थीं। उसे याद आया कि अनाया ने अपनी आखिरी सांसों में एक डायरी का जिक्र किया था। वो पागलों की तरह अपनी कार की चाबियां उठाकर दफ्तर की तरफ भागा। रात के 3 बज रहे थे। पूरा दफ्तर अंधेरे में डूबा था। आर्यन ने अपनी केबिन की लाइट नहीं जलाई। वो सीधा उस कोने वाले स्टोर रूम की तरफ बढ़ा जहां उसने अनाया को बैठने के लिए मजबूर किया था। वहां की हवा में आज भी अनाया की सस्ती परफ्यूम और पुरानी फाइलों की गंध बसी थी। आर्यन ने उस टूटी हुई डेस्क की दराज खोली। सबसे नीचे धूल में लिपटी हुई एक नीली डायरी मिली। उसने कांपते हाथों से उसे खोला। डायरी का पहला पन्ना 3 साल पुराना था। आज आर्यन के पिता को पुलिस ले गई। मेरा दिल टूट गया है। आर्यन मुझे नफरत भरी नजरों से देख रहा है। उसे लग रहा है कि मैंने गवाही दी है। काश मैं उसे बता पाती कि मैंने सिर्फ सच बोला ताकि असली गुनहगार पकड़ा जाए, लेकिन असली गुनहगार ने उसे ऐसा पट्टी पढ़ाया है कि वो अब मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। आर्यन के हाथ कांपने लगे। उसने पन्ने पलटे। हर पन्ने पर उसके दिए हुए जख्मों का हिसाब था, लेकिन नफरत के साथ नहीं, बल्कि बेपनाह प्यार के साथ। एक जगह लिखा था, आज आर्यन ने सबके सामने मुझे थप्पड़ मारने जैसी बात की और मेरी फाइल कचरे में फेंक दी। मेरा शरीर बीमारी से टूट रहा है, लेकिन मेरा मन उससे ज्यादा टूट गया। फिर भी जब वो गुस्से में अपनी शर्ट की आस्तीनें चढ़ाता है तो मुझे आज भी वो कॉलेज वाला आर्यन याद आता है जिसे कॉफी में 2 चम्मच चीनी पसंद थी। आज मैंने उसके लिए कॉफी बनाई, उसने उसे ठंडा कहकर फेंक दिया। काश उसे पता होता कि उस कॉफी को बनाने में मेरे हाथ कांप रहे थे। आर्यन वहीं फर्श पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। दफ्तर की दीवारों ने पहली बार अपने सख्त मालिक को एक बच्चे की तरह सिसकते देखा। वो डायरी नहीं, एक कत्ल का इल्जाम था जो अनाया ने कभी लगाया नहीं, पर आर्यन खुद को मुजरिम महसूस कर रहा था। डायरी के आखिरी पन्ने पर, जो शायद कुछ दिन पहले ही लिखा गया था, वहां लिखा था, आर्यन अब बदल गया है। वो मेरी सेवा कर रहा है। लोग कह रहे हैं उसे पछतावा है, पर मुझे डर है। क्या ये प्यार है या सिर्फ दया? अगर उसे सच पता भी चल गया तो क्या वह खुद को माफ कर पाएगा? आर्यन, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो याद रखना, मैंने तुम्हें उसी दिन माफ कर दिया था जब तुमने पहली बार मेरा हाथ पकड़ा था। खुद को सजा मत देना। मेरी बहन का ख्याल रखना। आर्यन ने डायरी बंद की और अपना सिर मेज पर पटक दिया। उसे एहसास हुआ कि उसने सिर्फ एक मैनेजर को टॉर्चर नहीं किया था, उसने उस रूह को कुचला था जो उसके लिए दुआएं मांगती थी। अगली सुबह जब सूरज निकला तो आर्यन वापस घर पहुंचा। वहां मातम छाया था। अनाया की छोटी बहन उसे देखकर लिपटकर रोने लगी। आर्यन ने उसे कसकर पकड़ा। दीदी चली गई सर, उन्होंने मुझे बोला था कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, वो बच्ची सिसकते हुए कह रही थी। अच्छे इंसान? आर्यन को यह शब्द किसी गाली की तरह लगे। उसने अंतिम संस्कार की सारी तैयारियां खुद की। उसने अनाया को वही सफेद रेशमी साड़ी पहनाई जो उसने उसे देने के लिए खरीदी थी, लेकिन कभी दे नहीं पाया था। जब अनाया की चिता को आग दी गई तो आर्यन वहीं खड़ा रहा। आग की लपटें आसमान की तरफ बढ़ रही थीं। उसे महसूस हुआ कि उसकी नफरत, उसका अहंकार और उसकी पूरी दुनिया उसी आग में जलकर राख हो रही है। लोग उसे ढांढस बंधा रहे थे, पर वो किसी की बात नहीं सुन रहा था। उसे बस अनाया की वो आखिरी मुस्कान याद आ रही थी। अंतिम संस्कार के बाद आर्यन सीधा दफ्तर गया। बोर्ड मेंबर्स मीटिंग के लिए तैयार थे। उन्हें लगा कि आर्यन अब टूट चुका होगा और वे कंपनी छीन लेंगे। आर्यन मीटिंग रूम में दाखिल हुआ। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी। उसने अपनी कुर्सी की तरफ देखा और फिर उस पर बैठने के बजाय बगल में खड़ा हो गया। ये कंपनी अब मेरी नहीं है, उसने ठंडे लहजे में कहा। मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी, सारा शेयर और यह पद अनाया फाउंडेशन के नाम कर दिया है।
ये संस्था उन लड़कियों की पढ़ाई और इलाज का खर्चा उठाएगी जो अपनी आवाज नहीं उठा पाती। और हाँ, आज से ये ऑफिस बंद रहेगा, यहाँ अब एक हॉस्पिटल बनेगा। बोर्ड मेंबर्स चिल्लाने लगे, लेकिन आर्यन ने एक नहीं सुनी। उसने अपनी नेम प्लेट उठाई और उसे मेज पर पटक दिया। वो बाहर निकला और अपनी कार में बैठ गया। उसने ड्राइवर को हटाया और खुद गाड़ी चलाने लगा। वो उसी पार्क में पहुंचा जहां उसने अनाया को मरते हुए छोड़ा था। वो उसी बेंच पर बैठा। आसमान में बादल छाने लगे थे। पहली बूंद जब उसके गाल पर गिरी तो उसे लगा जैसे अनाया ने उसे छुआ हो। उसने अपनी जेब से वो अंगूठी निकाली जो उसने अनाया की उंगली से उतारी थी। उसने उसे एक धागे में पिरोकर अपने गले में पहन लिया। सजा शुरू हो गई है अनाया, उसने आसमान की तरफ देखकर कहा। तुम तो चली गई, लेकिन मुझे इस पछतावे के साथ जीने के लिए छोड़ गई। ये मेरा असली टॉर्चर है, जो तुमने नहीं, मेरी अपनी रूह ने मुझे दिया है। अनाया के जाने के बाद दफ्तर की वो इमारत अब मेरे लिए किसी श्मशान से कम नहीं थी। लोग कहते हैं कि समय हर जख्म को भर देता है, लेकिन मेरा जख्म तो हर बीतते दिन के साथ और गहरा होता जा रहा था। मैंने उस आलीशान सीईओ के केबिन को हमेशा के लिए ताला लगा दिया था। अब मेरा ज्यादातर वक्त उसी छोटे से स्टोर रूम वाले डेस्क पर गुजरता था जहां मैंने अनाया को तिल तिल कर मारा था। दफ्तर का माहौल अब बदल चुका था। जिस जगह कभी मेरी चीखें और डांट गूंजती थी, वहां अब एक अजीब सा सन्नाटा पसरा रहता था। कर्मचारी मुझे देखकर रास्ता बदल लेते थे, शायद इसलिए नहीं कि वे मुझसे डरते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि मेरी आंखों में उन्हें एक जिंदा लाश दिखाई देती थी। मैंने अनाया की बहन छोटी को अपनी जिम्मेदारी बना लिया था। उसे हर वो खुशी देने की कोशिश करता जो अनाया देना चाहती थी, लेकिन जब भी वो मुस्कुराती, मुझे उसकी मुस्कान में अनाया का वो चेहरा याद आता जो दर्द में भी मुस्कुराता था। एक दोपहर मैं अनाया की उन पुरानी फाइलों को देख रहा था जिन्हें मैंने कभी कचरा समझकर फेंक दिया था। उन फाइलों के कोनों पर अनाया के हाथों के निशान थे। कहीं कहीं चाय के दाग थे और कहीं कहीं स्याही फैली हुई थी। मुझे याद आया कि कैसे उसने एक बार मुझसे कहा था कि उसे स्याही से हाथ गंदे करना पसंद है, क्योंकि इससे उसे लगता है कि उसने वाकई कुछ काम किया है। उस वक्त मैंने उसे गंदी और फूहड़ कहा था। आज मैं उन्हीं स्याही के दागों को चूम रहा था। तभी मेरा वकील कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में कुछ कागजात थे। सर, विक्रम को उम्रकैद की सजा हो गई है और अनाया मैम के नाम पर जो चैरिटी हमने शुरू की थी उसे सरकार से मंजूरी मिल गई है, वकील ने कहा। मैंने बिना सिर उठाए जवाब दिया, सजा तो मुझे मिलनी चाहिए थी वकील साहब। विक्रम ने तो सिर्फ साजिश रची थी, हाथ तो मेरे थे जिसने उस मासूम को टॉर्चर किया। जेल की सलाखें तो दिखाई देती हैं, लेकिन इस पछतावे की सलाखों का क्या करूं जो मुझे अंदर ही अंदर काट रही हैं। वकील खामोश रहा और चला गया। वो जानता था कि इस दर्द की कोई दवा नहीं है। उस शाम मैं अनाया के पुराने घर पहुंचा। वहां अब कोई नहीं रहता था, लेकिन मैंने उसे वैसा ही रखा था जैसा वो छोड़कर गई थी। मेज पर वही आधा कटा हुआ बिस्किट का पैकेट पड़ा था जिसे उसने अपनी आखिरी रात ऑफिस में खाने की कोशिश की थी। मैंने वो पैकेट उठाया और मेरी आंखों से बेतहाशा आंसू बहने लगे। मैंने खुद से सवाल किया, क्या मैं वाकई वही आर्यन हूं जिसने एक औरत को उसकी बीमारी के बावजूद बारिश में पैदल चलने पर मजबूर किया था? क्या मैं वही हूं जिसने उसकी सैलरी सिर्फ इसलिए काट दी थी ताकि वो अपनी दवाइयां न खरीद सके? जब भी ये ख्याल आते, मेरा जी चाहता कि मैं अपना सिर दीवार पर दे मारूं। अचानक मुझे अलमारी के पीछे एक पुराना डिब्बा मिला। मैंने उसे खोला तो उसमें मेरी और अनाया की कॉलेज के दिनों की कुछ तस्वीरें थीं। एक तस्वीर में हम दोनों एक पेड़ के नीचे बैठे थे और वो मुझे चिढ़ा रही थी। उस वक्त उसके गालों पर वो लाली थी जो अब हमेशा के लिए सफ़ेद पड़ चुकी थी। फोटो के पीछे लिखा था, आर्यन, तुम चाहे मुझसे कितनी भी नफरत कर लो, मेरा प्यार हमेशा तुम्हारी ढाल बनकर रहेगा। उसकी ढाल। और मैंने उसी ढाल को तोड़ दिया था। रात के सन्नाटे में मैं अक्सर अनाया से बातें करता था। मुझे लगता था कि वो कमरे के किसी कोने में खड़ी मुझे देख रही है। अनाया, देखो, आज मैंने अपनी पसंद की ब्लैक कॉफ़ी छोड़ दी। अब मैं वही कड़वी दवाइयाँ खाता हूँ जो तुम खाती थी। मैं महसूस करना चाहता हूँ कि तुम्हें कैसा लगता था, मैं खाली दीवार से कहता। डॉक्टरों ने मुझे बताया था कि मेरा मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। उन्होंने मुझे शहर छोड़कर कहीं दूर जाने की सलाह दी, लेकिन मैं इस दर्द को छोड़ना नहीं चाहता था। यह पछतावा ही अब मेरा एकमात्र रिश्ता था अनाया से। अगर ये पछतावा चला गया तो मैं वाकई अकेला हो जाऊंगा। चैप्टर 11 का ये हिस्सा मेरे पतन की पराकाष्ठा थी। मैंने अपनी सारी दौलत दान कर दी थी, अपना पद छोड़ दिया था और अब मैं एक मामूली से घर में अपनी यादों के साथ रह रहा था। जिस मैनेजर को मैंने कभी अपनी जूती की नोक पर रखा था, आज वही मेरे अस्तित्व की मालकिन बन चुकी थी। दफ्तर की वो बिल्डिंग अब अनाया मेमोरियल हॉस्पिटल में बदल रही थी। मजदूर दीवारों को तोड़ रहे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे आर्यन का अहंकार टूटा था। मैंने तय किया था कि मैं उसी हॉस्पिटल में एक छोटे से कर्मचारी के रूप में काम करूंगा,
ताकि अपनी पूरी जिंदगी उन लोगों की सेवा में बिता सकूं जिन्हें मैंने कभी कीड़ा मकोड़ा समझा था। लेकिन हर रात जब मैं सोने की कोशिश करता, मुझे अनाया की वो आवाज़ सुनाई देती, आर्यन, तुम्हें काम पूरा करना है। वो काम फाइलों का नहीं था, वो काम खुद को माफ करने का था, जिसे करना नामुमकिन लग रहा था। मेरी उंगली में वो अंगूठी अब इतनी ढीली हो गई थी कि वो बार बार गिर जाती थी, क्योंकि गम ने मुझे इतना सुखा दिया था कि मेरा शरीर भी अब मेरा साथ छोड़ रहा था। मुझे पता था कि मेरा वक्त भी अब बहुत दूर नहीं है। शायद भगवान मुझे वही सजा दे रहा था जिसकी मैंने कभी दुआ मांगी थी, एक ऐसी मौत जहां कोई रोने वाला ना हो, सिवाय उस पछतावे के जो मेरा साया बन चुका था। इस 11वें चैप्टर ने साबित कर दिया कि नफरत की जीत हमेशा हार में बदल जाती है। आर्यन ने जंग तो जीत ली थी, लेकिन वो अपना दिल और अपनी रूह हार चुका था। अब बस इंतजार था उस आखिरी चैप्टर का, जहां शायद ये तड़प खत्म हो और एक नई शुरुआत हो, या फिर एक ऐसा अंत जो रूह कंपा दे। अनाया के बिना मेरी जिंदगी की घड़ी अब ऐसी सुइयों पर टिक गई थी जो हिलती तो थी, पर वक्त आगे नहीं बढ़ता था। आज उस बात को 1 साल पूरा हो चुका था जब मैंने उसे आखिरी बार छुआ था। मैंने अपनी पूरी जागीर, वो आलीशान ऑफिस और वो गुरूर, सब कुछ उसी मिट्टी में मिला दिया था जहां उसकी चिता शांत हुई थी। अब मैं उसी अनाया मेमोरियल हॉस्पिटल के एक छोटे से कमरे में रहता था जो कभी मेरा केबिन हुआ करता था। आज सुबह जब मैं सोकर उठा तो मेरी नज़र मेज पर रखी उस नीली डायरी पर पड़ी। वो डायरी अब पुरानी और पीली पड़ने लगी थी, बिल्कुल मेरी तरह। मैंने आईने में खुद को देखा। मेरी दाढ़ी बढ़ चुकी थी, आंखों की वो चमक गायब थी जिसने कभी हजारों कर्मचारियों को डराया था, और मेरा शरीर इतना कमजोर हो गया था कि अब मुझे भी सहारा लेकर चलना पड़ता था। शायद ये अनाया की बीमारी का मुझ पर आखिरी असर था, उसी का दर्द अब मेरी पहचान बन गया था। अस्पताल की गैलरी में चलते हुए मुझे वही गूंज सुनाई देती थी। कभी कभी मुझे लगता कि अनाया उसी नीली साड़ी में फाइलों का ढेर लिए मेरे पीछे चल रही है। मैं मुड़कर देखता, पर वहां सिर्फ खाली दीवारें होतीं। साहब, छोटी बेटी का फोन आया है, वार्ड बॉय ने मुझे टोकते हुए कहा। अनाया की बहन अब एक हॉस्टल में रहकर डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी। मैंने फोन उठाया। जीजू, आज दीदी की बरसी है, क्या आप जा रहे हैं? उसकी आवाज में अब भी वही मासूमियत थी जो अनाया में हुआ करती थी। हाँ छोटी, बस निकल ही रहा हूँ, मैंने धीमी आवाज में जवाब दिया। मैंने अपने पुराने कोट की जेब में हाथ डाला तो मुझे वही अंगूठी मिली जो मैंने अनाया की उंगली से उतारी थी। मैंने उसे अपनी आंखों से लगाया। आज मुझे वो सब कुछ याद आ रहा था जो मैंने उसके साथ किया था। वो टॉर्चर, वो जिल्लत, वो नफरत। काश मैं वक्त की सुइयों को पीछे मोड़ पाता। मैं उस कब्रिस्तान की तरफ बढ़ा जहां अनाया की यादों को मैंने दफन किया था। रास्ते में वही पार्क पड़ा जहां वो आखिरी बार गिरी थी। आज वहां बहुत सारे फूल खिले थे। मैंने गाड़ी रोकी और कुछ फूल अपने हाथों से तोड़े। फूलों के कांटों ने मेरी उंगलियों को जख्मी कर दिया, पर मुझे दर्द नहीं हुआ। अब मुझे शारीरिक दर्द महसूस ही नहीं होता था, क्योंकि रूह का जख्म इतना गहरा था कि बाकी सब फीका पड़ गया था। अनाया की कब्र के पास पहुंचकर मैं वहीं घुटनों के बल बैठ गया। पत्थरों पर उसका नाम अनाया मल्होत्रा खुदा हुआ था। देख रही हो अनाया, मैंने पत्थरों को सहलाते हुए कहा, तुम कहती थी ना कि मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। देखो, आज मैं कितना छोटा हो गया हूँ। आज मेरे पास नफरत करने के लिए भी कोई नहीं बचा। तुमने मुझे माफ करके मुझे सबसे बड़ी सजा दे दी। हवा तेज होने लगी थी। आसमान में काले बादल छा गए थे, बिल्कुल उसी रात की तरह जब मैंने उसे दफ्तर से बाहर निकाला था। बारिश की पहली बूंद जब मेरे गाल पर गिरी तो वो किसी के आंसू जैसी लगी। मैंने अपनी जेब से वो डायरी निकाली और उसे कब्र के पास रख दिया। ये लो तुम्हारी यादें। मैंने इन्हें 1000 बार पढ़ा है, हर शब्द को अपनी रूह में उतारा है। अब ये तुम्हारे पास ही अच्छी लगेंगी। अचानक मुझे सीने में एक तेज चुभन महसूस हुई, वही चुभन जो अनाया को रोज होती थी। मुझे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। मैं वहीं घास पर लेट गया। मेरा सिर अनाया के नाम वाले उस पत्थर पर टिका था। मुझे धुंधला दिखाई देने लगा, लेकिन उस धुंधलेपन में मुझे एक आकृति नजर आई। वो अनाया थी, वही सफेद साड़ी, वही शांत चेहरा और वही प्यारी सी मुस्कान। वो अपनी बाहें फैलाए मेरी तरफ बढ़ रही थी। बहुत देर कर दी आर्यन, उसकी आवाज मेरे कानों में मिश्री की तरह घुली। मुझे माफ कर दो अनाया, मैंने तुम्हें बहुत तड़पाया, मैंने लड़खड़ाती जुबान से कहा। वो मेरे पास आई और उसने अपना हाथ मेरे माथे पर रखा। उसका स्पर्श इतना ठंडा और सुकून भरा था कि मेरा सारा दर्द पल भर में गायब हो गया। नफरत का हिसाब तो खत्म हो गया आर्यन, अब बस प्यार बाकी है। चलो, दफ्तर की शिफ्ट खत्म हो गई है, अब घर चलते हैं। मैंने अपनी आंखें मूंद लीं। मुझे अब दफ्तर की वो फाइलें नहीं दिख रही थीं, न ही वो आलीशान कुर्सी। मुझे बस अनाया का हाथ दिख रहा था, जिसे मैंने कसकर थाम लिया था। अगले दिन सुबह जब अस्पताल का स्टाफ वहां पहुंचा तो उन्होंने देखा कि आर्यन मल्होत्रा का बेजान शरीर अनाया की कब्र से लिपटा हुआ था।
उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो उन्होंने पिछले 1 साल में कभी नहीं देखी थी। उनके हाथ में वही घिसी हुई अंगूठी थी और बगल में वो नीली डायरी खुली पड़ी थी जिसके आखिरी पन्ने पर बारिश के पानी से धुंधली पड़ चुकी स्याही में लिखा था, आखिरी सलाम। आर्यन और अनाया की कहानी उस दिन खत्म नहीं हुई, बल्कि वो उस जहान में शुरू हुई जहां न कोई मैनेजर था, न कोई बॉस, न कोई गलतफहमी और न ही कोई टॉर्चर। वहां सिर्फ 2 रूहें थीं जो एक दूसरे में समा चुकी थीं। दुनिया के लिए वो एक ट्रेजिक लव स्टोरी थी, पर आर्यन के लिए वो उसकी मुक्ति थी। उसने उस नफरत को हरा दिया था जिसे उसने खुद पाला था। आज वो आज़ाद था, हमेशा हमेशा के लिए। अस्पताल की उस इमारत पर अब भी अनाया का नाम चमक रहा था, जो दुनिया को याद दिलाता रहेगा कि नफरत कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, पछतावे की एक बूंद उसे राख करने के लिए काफी होती है।